हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नए एजुकेशनल अपडेट के बारे में आज चर्चा करेंगे। मुझे काफी दिनों से बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं NFPWD से रिगार्डिंग। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया था आपके साथ NFPWD से रिगार्डिंग जो वीडियो मैंने अपलोड किया था कि क्या है ये फेलोशिप, कैसे अप्लाई करना है इसके लिए, कौन कौन से सेशन के लिए अप्लाई करना है और किस तरह से क्या क्या प्रोसेस रहेगा, वो सारा मैंने आपको बताया था। उसी सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि जैसा कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले से जो है वो अवार्ड लेटर इशू कर दिए हैं यूजीसी ने, जिन भी लोगों ने NFPWD के लिए अप्लाई किया था वेरियस जो हमारे रीजन्स हैं या जो हमारे स्टेट्स हैं, सभी लोगों ने जिन्होंने अप्लाई किया था उनके लिए अवार्ड लेटर जो है इशू जारी कर दिए हैं यूजीसी ने। तो अभी दिक्कत क्या आ रही है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि उन अवार्ड लेटर्स के आने के बाद क्या प्रोसेस जो है फॉलो करना है फेलोशिप अवेल करने के लिए। और दूसरी बात, जो अवार्ड लेटर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है NFSC या किसी और कैटेगरी का जो आपका अवार्ड लेटर है उसे थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें बहुत सारी कंडीशंस डाल रखी हैं, बहुत सारी उन्होंने डायरेक्शंस भी दे रखी हैं इवन, और उनको अगर हम सिंपली पढ़ें तो हमें समझ आ जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों बहुत सारे लोगों को नहीं पता लग रहा है कि क्या प्रोसेस जो है वो फॉलो करना है। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो इसी प्रोसेस के ऊपर रहेगा कि किस तरह से आप फेलोशिप अवेल कर सकते हैं, कौन कौन से एनेक्सेस आपको उसके साथ टाई करने हैं, एनेक्सेस आपको कहां से मिलेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा। हालांकि मैंने नोटिफिकेशन डिस्कस करते वक्त भी ये बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा कि क्या प्रोसेस फॉलो करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अवार्ड लेटर ही समझ नहीं आ रहा है। और अवार्ड लेटर कुछ इस तरह का है कि लोगों को यही पता नहीं लग रहा है कि अवार्ड लेटर है भी या नहीं भी। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे उस अवार्ड लेटर के ऊपर क्या क्या चीजें लिखी गई हैं यूजीसी के द्वारा और किस तरह से फॉलो करनी है, क्या प्रोसेस। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये है अवार्ड लेटर की कॉपी। ये किसी का अवार्ड लेटर मुझे भेजा था एक भाई साहब ने। उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या क्या कंडीशंस हैं, किस तरह से क्या आप प्रोसेस जो है वो फॉलो करना है। मैं उनका नाम पता नहीं बताऊंगा। इसके ऊपर जो है सब्जेक्ट से ऊपर उनका ID, डेट ऑफ इशू ऑफ अवार्ड लेटर, उनका नाम, मेल ID एटसेट्रा लिखा हुआ है। मैं सिंपली जो यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं उनको समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि किस तरह से ये अवार्ड लेटर आपका काम करेगा और क्या प्रोसेस आपने फॉलो करना है। सबसे पहले तो ऊपर लिखा हुआ है कि जो एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग हुई उसमें आपका ये जो जिसका नाम है इस अवार्ड लेटर में, उनको जो है ये बताया गया है कि आपका कैंडिडेचर जो है वो एक्सेप्ट किया गया है और आपको जो है वो फेलोशिप अवार्ड की जाती है। अब इसमें 2 सेशन बताए गए हैं। जिन लोगों ने सेशन 2018-19 के लिए अप्लाई किया है उनका जो फेलोशिप स्टार्ट होगी वो इसमें लिखा है 1/4/2018 और एक्चुअल डेट ऑफ एडमिशन ओब्लिक रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर MPhil और PhD विच एवर इज लेटर, जो बाद में होगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी का एडमिशन जो है वो 1/3/2018 को हुआ है एडमिशन, तो उसको फेलोशिप स्टार्ट होगा 1/4/2018 से। या फिर जिसका एडमिशन फॉर एग्जांपल 1 मई से हुआ है 2018 को, तो उसको फेलोशिप जो है 1/4/2018 से नहीं बल्कि 1 मई 2018 के बाद जो है लगेगा। अगर वो MPhil में है तो MPhil में फेलोशिप मिलेगा और PhD में है तो PhD में। सिमिलर इज द केस विद द नेक्स्ट सेशन। अगर 2019-20 की बात करें तो क्योंकि ये 2 सालों के लिए उन्होंने आवेदन मांगे थे, तो ऐसे लोग उनका जो रजिस्ट्रेशन 2019-20 का है, उन जिन्होंने 2019-20 के लिए अप्लाई किया है उनका जो है फेलोशिप 1/4/2019 या एक्चुअल डेट ऑफ एडमिशन विच एवर इज लेटर, जो बाद में होगा, उससे जो फेलोशिप जो है वो लगेगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या कही गई है कि कितने साल के लिए जो है फेलोशिप मिलेगा। इसमें MPhil अगर कैंडिडेट कर रहा है और इस अवार्ड लेटर का फायदा जो है MPhil में लेता है तो 2 साल के लिए ही ये फेलोशिप मिलेगी। और उसके बाद अगर PhD में एनरोलमेंट लेता है कैंडिडेट तो 3 साल के लिए जो है ये फेलोशिप जो है वो मिलेगी। मतलब PhD और MPhil 5 साल मिलेगा, जिसमें 2 साल MPhil का रहेगा और 3 साल PhD का रहेगा। सिर्फ MPhil में तो 2 साल के लिए, और PhD में ही डायरेक्ट एडमिशन लेता है, MPhil का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो 5 साल के लिए ये फेलोशिप जो है वो मिलेगी। 5 साल के लिए और टिल सबमिशन ऑफ PhD थीसिस विच एवर इज अर्लियर यहाँ पे बताया गया है, ये जो पहले होगा। अगर 5 साल से पहले आप थीसिस सबमिट कर देते हो, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ थीसिस तक आपको ये फेलोशिप मिलेगी। जैसे आपका 4था साल PhD में चला है और आपने थीसिस सबमिट कर दी तो उसी डेट को आपकी फेलोशिप जो है आना बंद हो जाएगी। अच्छा, इसमें इन्होंने अमाउंट बता रखे हैं कि कितना पैसा किस में मिलेगा। देखिए यहाँ पे 25,000 और 28,000 बता रखा है JRF और SRF का अमाउंट, लेकिन आगे स्टार स्टार करके दिया हुआ है। इसका वर्णन जो है वो नीचे मैं आपको दूंगा। इसके अलावा कंटिन्यूएशन की यहाँ बात की गई है, कंटिन्यूएशन कंटिजेंसी की बात की गई है। 10,000
इनिशियल 2 सालों के लिए मिलेगा और 20,500 जो है वो आगे के 3 साल के लिए जो है वो कंटिजेंसी मिलेगा। इसके अलावा साइंसिस के लिए अगर हम बात करें तो साइंसिस और इंजीनियरिंग के लिए 12,000 2 साल के लिए जेआरएफ के टाइम और 25,000 जो है वो एसआरएफ के टाइम कंटिजेंसी मिलेगा। और दूसरी बात एस्कॉर्ट और रीडर असिस्टेंस भी यहाँ पे डिसेबिलिटीज वालों के लिए फेलोशिप है, तो ऑब्वियसली 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से अगर फिजिकली एंड विजुअली चैलेंज्ड कोई पर्सन है तो ये 2,000 रुपये उसका मिलेगा। और एचआरए का नॉर्म एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म जो भी सिटी के हिसाब से आपको एचआरए जो है वो मिलेगा। अच्छा, ऊपर बताई गई थी बात 25,000 और 28,000 की, तो 1/1/2019 के बाद 31,000 फेलोशिप जो है जेआरएफ की कर दी गई है और 35,000 एसआरएफ की फेलोशिप कर दी गई, जो मैंने स्टार ऊपर आपको बताया था उसका ही नीचे बताया गया है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अब किस तरह से क्या करना है। देखिए इन्होंने लिखा है कैनरा बैंक टू द बैंक ब्रांच अकाउंट टू ऑफ द वार्डी, ऊपर से ये लिखा गया है नीचे कि ये जो फेलोशिप आपको डिसवर्स की जाएगी वो कैनरा बैंक के थ्रू डिसवर्स की जाएगी। और इसमें आगे एक और बात लिखी है एनी बैंक का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपका जो आईसीआईसीआई बैंक का खाता है तो उसमें भी वो भी चलेगा इसमें, लेकिन पैसा जो आएगा वो कैनरा बैंक के थ्रू ही आता है। पहले यूजीसी पैसा देता है पीएफएमएस को, पीएफएमएस देता है कैनरा बैंक को, और फर्दर कैनरा बैंक जो है वो दूसरे बैंक्स को, जो भी आपका नेटिव बैंक है उसको पैसा देता है जिसका आपका अकाउंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आईसीआईसीआई, एचडीएफसी या एसबीआई का आपका अकाउंट है तो कैनरा बैंक से वो पैसा वहां जाएगा। तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपका जो अकाउंट है वो कैनरा बैंक का ही होना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, द अवार्डी इज रिक्वायर्ड टू अप्रोच द डेजिग्नेटेड ब्रांच ऑफ कैनरा बैंक अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ अवार्ड लेटर, ओरिजिनल वेरिफिकेशन कम ज्वाइनिंग रिपोर्ट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ बाई इंस्टीट्यूशन, माफ कीजिएगा इंस्टीट्यूशन। और इन्होंने बोला है एनेक्जर 1 और 2। देखिए ये 2 एनेक्जर्स हैं, एक तो आपको अवार्ड लेटर की कॉपी, एक आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट जिसको एनेक्जर 1 बोला गया है, दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि एनेक्जर 2 होगी, वो आपको भरने हैं, साइन सील करवाने हैं और वो आपको कैनरा बैंक की डेजिग्नेटेड ब्रांच में सबमिट करवाने हैं डॉक्यूमेंट। इन्होंने क्लियरली लिख रखा है कि कैनरा बैंक की ब्रांच में आपको सबमिट करवाने हैं। अच्छा, कैनरा बैंक की ब्रांच कौन सी होगी, उसमें एक लिस्ट है कैनरा बैंक की ब्रांचेज की जिनका जो यूजीसी के साथ टाई अप है उसका लिंक भी यहाँ पे बता रखा है कि कहाँ से आपको वो लिस्ट मिलेगी। और जो आपके रीजन की, जैसे हिमाचल की बात करूँ तो हिमाचल में शिमला जो ब्रांच है वो कैनरा बैंक की ब्रांच शिमला जो शाखा है वो यूजीसी के साथ लिस्टेड है, तो उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। अच्छा, अब इसके साथ और भी उन्होंने कुछ लिख रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक तो एनेक्जर 1, एनेक्जर 2। एनेक्जर 1 है वेरिफिकेशन कम ज्वाइनिंग रिपोर्ट, एनेक्जर 2 है सर्टिफिकेट बाय इंस्टीट्यूशन। और इसमें बोल रखा है कि एनेक्जर 3 जो कि कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट है वो भी आपको 3 मंथ वाइज जो है वो सबमिट करना है। इसके अलावा हाफ ईयर सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट वो भी आपको देनी है, अगर आपको आधा साल हो गया है तो वो भी आपको एनेक्जर 4 देना होगा कंटिन्यूएशन के साथ। और इसके अलावा इन्होंने और लिख रखा है कि कंटिंजेंसी ग्रांट जो है उसको लेने के लिए आपको जो है एनेक्जर 5 भी देना पड़ेगा। इसके साथ एचआरए अगर आपको क्लेम करना है ऑब्वियसली आप करेंगे तो एनेक्जर 6 आपको उसके साथ अटैच करके देना है। और जब आपके 2 साल हो जाएंगे, 5 पॉइंट पे इन्होंने लिखा है 5वें पॉइंट पे कि जब आपको 2 साल हो जाएंगे आपका जेआरएफ एसआरएफ में कन्वर्ट होगा तो आपको एनेक्जर 7 जो है वो देना है, अपग्रेडेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम जेआरएफ टू एसआरएफ। साथ में आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देनी है और कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट भी देना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एनेक्जर्स आपको कहाँ से मिलेंगे। ये एनेक्जर देखिए यहाँ पे लिंक दे रखा है इन्होंने कि एनेक्जर 1 to 7 सारे के सारे गाइडलाइंस के साथ दे रखे हैं, जो भी स्कीम की गाइडलाइन है। और मैंने, अगर आप लास्ट वीडियो मेरा देखेंगे पीडब्ल्यूडी से रिगार्डिंग, तो उसमें भी मैंने बता रखा था कि कौन कौन सा एनेक्जर है। उसके लिए इन्होंने लिंक भी दे रखा है यहाँ पे https://www.ugc.ac.in/ugc_notice.aspx। ये यहाँ पे लिंक दे रखा है। इस लिंक को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी इस स्कीम से रिलेटेड और सारे एनेक्जर्स भी वहाँ मिल जाएंगे। दूसरी बात इन्होंने बोल रखा है कि आपको देखिए जो कैनरा बैंक की डेजिग्नेटेड ब्रांचेस हैं उनकी लिस्ट कहाँ मिलेगी, वो यहाँ पे मिलेगी। देखिए लिंक दे रखा है https://www.ugc.ac.in/nfpwd/downloads/ugc ugc_branch_list.pdf। यहाँ पे जाकर के आपको कैनरा बैंक की लिस्टेड ब्रांचेस का नाम मिल जाएगा और उन ब्रांचेस में आप जाकर के जमा करवा सकते हैं अपने फॉर्म्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं 9 to 5, मैं अवेलेबल हूँ। नंबर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे।
और दूसरी बात, अगर आपकी कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सब लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सकें, और लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई भी क्वेरी होती है आप मुझे कभी भी 9 से 5 जो है वो कॉल कर सकते हैं डे टाइम में। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।